हाँ जी बेटा, तो इससे पिछले वाले पार्ट के अंदर हमने सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चालू किया था, जिसके अंदर मैंने सिर्फ आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग बताया था। यही हुआ था ना बेटा लास्ट क्लास के अंदर। अब आज की इस वीडियो क्लास के अंदर मैं एक मेथड चालू करूँगा, लेकिन उस मेथड को चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक बेसिक सी बात है। मैं सीधा कॉन्सेप्ट के अंदर यूज़ करूँगा, आपको कन्फ्यूज़न आएगा, जबकि ये कॉन्सेप्ट आज आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, बल्कि आप 10th क्लास ऑलमोस्ट, बल्कि 9th क्लास से ही इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बातें शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आइए जरा मैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपके साथ ये बात डिस्कस करना, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू कर दूं। देखो बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी मेथड को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा किस किस टाइप का होता है। तो जो डेटा है बेटा, वो आपके दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक है बेटा जी आपका क्वालिटेटिव डेटा, और एक होता है बेटा जी आपका क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है बेटा, देखो ये सब चीजें नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर क्वालिटेटिव डेटा की बात करूं, तो क्वालिटेटिव डेटा को देख लो, मैं अलग अलग नाम भी बता रहा हूं। इसको एक और नाम भी यूज होता है आपका, क्या, ऑर्डिनल डेटा। क्या यूज होता है बच्चे? ऑर्डिनल डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, इसको वर्ड को बोलते हैं बेटा आपका क्या, कार्डिनल डेटा। तो कल को अगर आपके सामने इन दोनों क्वालिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव डेटा को एक नए नाम से भी पूछा जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मान लिया कार्डिनल डेटा बोल दिया क्वांटिटेटिव की जगह, आप सोच में ही पड़ गए कि पता नहीं क्या बोला यार, जबकि ऑर्डिनल और कार्डिनल कोई बहुत नए वर्ड्स नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर 12th क्लास में ही आपको ये बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी है। क्वांटिटेटिव डेटा का मतलब होता है जिसको ऐसी चीजें जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, जिनको आप मेजर कर सकते हो। लेकिन क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है, ऐसी चीजें जिनको आप मेजर नहीं, कंपेयर कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब भी मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एट्रीब्यूट्स, क्या बोला वर्ड मैंने? फॉर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो जब भी एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ लो बेटा, पता चला मैं लिख के बात खत्म करी और आप कह रहे हो यार बता तो दिया है क्या। तो क्वालिटी, तो जैसे ही अगर आपका मान लिया मैं कहता हूं आप लोगों में से किसी का भी मुझे वेट मेजर करना है, ये कैसा डेटा है? क्वांटिटेटिव डेटा। मेजर कर सकता हूं मैं, वेइंग मशीन के ऊपर आपको स्टैंड अप करवा के मैं मेजर कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मुझे आपकी हाइट मेजर करनी है, तो मैं स्केल से, इंची टेप से, जो तरीके से मैं मेजर करने के ऑप्शंस होते हैं, उससे मैं आपकी हाइट भी मेजर कर सकता हूं बेटा। लेकिन अगर बात आती है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, तो ये मैं कैसे मेजर करूं? क्या कभी किसी को सुना है कि मैंने तुमसे पूछा या किसी बच्चे से पूछा, मैंने कहा भाई आप कितने ऑनेस्ट हो? उसने कहा सर 4 किलो 300 ग्राम। क्या सुना है कभी आपने? या मान लिया मैं कहता हूं कि किसी ने कहा कि नहीं सर मैं तो 4 किलो नहीं, मेरा तो है 3 फीट 2 इंच ऑनेस्ट हूं। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जो क्वालिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको आप मेजर नहीं कर सकते, कंपेयर कर सकते हो। हाँ, अगर आप में से मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, तो बच्चे ने भी बड़ा ब्लंटली जवाब दे दिया, सर मैं आपसे ज्यादा ऑनेस्ट हूं। मैंने कहा कोई बेसिक नहीं, बेसिस छोड़ो, बस आपने पूछा मैंने बता दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि चलो ब्लंटली जरूर बोला, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने आप को मेरे से क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन की बात आती है, तो इसका मतलब आप वहां पे किसकी बात कर रहे होते हो? क्वालिटीज की बात कर रहे होते हो, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हो। और इस तरीके से जब कंपैरिजन होता है, तो
किसी को फर्स्ट रैंक देते हैं, किसी को सेकंड रैंक देते हैं, तो रैंक ही, आई रिपीट, रैंक ही कुछ और नहीं बल्कि क्या है बेटा, आपका क्वालिटेटिव डेटा है। अब मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये लो ही, कि ऑर्डिनल डेटा और क्वालिटेटिव डेटा अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप, रैंक्स, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, अब जरा देखो क्वांटिटेटिव डेटा की तरफ आते हैं। बेटा बेसिक सी बातें हैं, 5-10 मिनट जो लगने हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बाद में कहीं पे मैं कुछ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, आप कह रहे हो सर ये तो पता ही नहीं हमें, क्योंकि ऐसा होगा, बिल्कुल होता है। ऑब्वियसली बेटा इतने साल हो गए हैं, 2005 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो 2005 से मैं पढ़ा रहा हूं, अब 2020 चल रहा है। आई होप आप समझ गए कितने साल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मेरे साथ ये बात एक बार नहीं बल्कि 50 बार हो चुकी है, 100 बार हो चुकी है कि मैं अगर मान लिया टाइप्स ऑफ डेटा ना बताऊं तो बच्चे को पता ही नहीं है, कह रहा सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं पता। तो देखो क्वांटिटेटिव डेटा यानी कि कार्डिनल डेटा, इस कार्डिनल डेटा क्वांटिटेटिव डेटा को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे बच्चों, और एक कैटेगरी आपकी आएगी, सुन लो, इसमें भी एक कैटेगरी आएगी आपकी, कौन सी, अनग्रुप डेटा। क्या आएगी बेटा, अनग्रुप डेटा। इसके अलावा आपका दूसरी कैटेगरी आएगी आपकी, कौन सी, ग्रुप डेटा। अब तुमने कहा सर इसमें क्या फर्क है, फर्क भी लिखवा देते हैं बेटा, और फर्क होता है बच्चे आपका फ्रीक्वेंसी का। जो अनग्रुप डेटा होता है वो उस डेटा को कहा जाता है जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, और जो ग्रुप डेटा होता है वो उस डेटा को कहा जाता है जहां पे फ्रीक्वेंसी आर गिवन या प्रोवाइडेड, कुछ भी बोल दो। तो जब भी आपका किसी डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी मेंशन है तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप डेटा, और इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी द डेटा इज कंसीडर्ड एज अनग्रुप डेटा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, फेस टू फेस क्लासेस में पिछले 15 सालों में पता नहीं कितने बैच पढ़ाए, अब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे को ये जवाब, अगर मैंने पहली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना, जैसे पहली क्लास है, बच्चा बहुत जजमेंटल होता है, हर बात को जज कर रहा होता है, तो जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने की बात करूं तो बच्चा एकदम से माइंड में उसके क्या जजमेंट आती है कि क्या कितना बेसिक सा पढ़ा रहे हैं, ऑन ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। फिर मैं अगर उनसे ये पूछ लूँ जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये पढ़ाना ज़रूरी है, मैं पूछ लूँ अगर कि बताओ जरा अनग्रुप और ग्रुप में फ़र्क क्या होता है, तो बच्चे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 15 साल में कितने बैच पढ़ाए मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज तक सिर्फ 2 या 3 बार, प्रोविजन के लिए मार्जिन ले लेता हूं, चलो 4 बार, सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ होगा कि कभी किसी बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ सर अनग्रुप और ग्रुप में ये फ़र्क होता है। तो इसका मतलब आई थिंक मैंने इस बात को कह के यहाँ पे ये जस्टिफाई करके दिखाया है। अगर फेस टू फेस क्लास होती तो मैं सामने ही आप लोगों को रियलाइज़ करवाता कि देखते हैं कितने आंसर देते, लेकिन अभी अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे इस बात को बोल के, इस एग्जाम्पल को दे के जस्टिफाई करवाया है कि वाकई में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की भी जरूरत है। तो अब जरा देखिए सर, क्यों बोलते हैं सर इसे अनग्रुप और ग्रुप। एक 15-20 बच्चों की, 30 बच्चों की क्लास है, मैंने एक एक बच्चे से उसकी हाइट पूछनी शुरू करी। मैंने कहा बेटा आपकी हाइट बताओ कितनी है। उस बच्चे ने खड़ा हुआ, अपना नाम बताया, हाइट बताई मुझे, मैंने नोट कर ली। मैंने उसके बराबर में अगले बच्चे से कहा एक ऑर्डर में, मैंने बेटा अपनी हाइट बताओ। उसने भी बेटा खड़ा होकर नाम बताया और अपनी हाइट बताई। इसका मतलब आई एम ऑब्जर्विंग द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिविजुअली। कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, 1-1 इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इसीलिए बेटा जी यहां पे फ्रीक्वेंसी का मतलब ही कहां से आ गया। जब मैं एक बार में एक ही बच्चे को लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरे ध्यान देना एक एक वर्ड्स को, मैं इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ध्यान रखना कि यहां पे जहां फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, जब इंडिविजुअली ऑब्जर्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आएगी कहां से। तो इसका मतलब जहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती उसी को क्या कहा जाता है, अनग्रुप डेटा। और बच्चे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अनग्रुप डेटा का एक और नाम भी होता है
इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। बल्कि मैं आपको बता दूं कि इसको कुछ बुकों में डिस्क्रीट डेटा, सिर्फ डिस्क्रीट डेटा, आई रिपीट, सिर्फ आपका डिस्क्रीट डेटा भी बोला जाता है। और तमाम बातों को पता होना जरूरी है, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेवल पे बस ऐसे ही नहीं पढ़ते थे, डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तो हम बहुत लेंदी क्वेश्चंस पढ़ते थे, लेकिन बेसिक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं पढ़ते थे। बस क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में प्रैक्टिस कर करके बैठा लेते थे, ऐसा क्यों और वैसा क्यों नहीं पे ज्यादा बार बार रिमाइंड नहीं करते थे अपने आप को। इस पेपर के अंदर आप सबको पता है एमसीक्यू का पेपर है, तो जब एमसीक्यू का पेपर है तो बेटा इसका मतलब है कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे कि खास तौर से इसी बात पे ध्यान देंगे कि आपने अपना बेसिक्स कितने अच्छे से पढ़ा। एक बात आपको बता दूं कि आपको लिखने के लिए कोई रफ शीट्स अवेलेबल पेपर में नहीं होंगी, कोई रफ शीट्स अवेलेबल नहीं होगी। अब जब रफ शीट्स अवेलेबल नहीं होगी तो यानी कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने पड़ेंगे, बिना लिखे करने पड़ेंगे। तो बच्चे अगर बिना लिखे करने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद है। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो क्या देखा है किसी बच्चे को ये कहते हुए कि सर मेरा नाम, सर 1 मिनट बता रहा हूं, सुबह ही सर याद करा था, पता नहीं 1 मिनट बता रहा हूं, बस 1 मिनट का टाइम दो। क्या देखा है कभी किसी बच्चे को? नहीं। तो बिल्कुल आपको सारे कॉन्सेप्ट ऐसे याद होने चाहिए जैसे आपको आपका नाम याद है, ठीक है बेटा। तो फिलहाल मैं दोबारा से बात करता हूं कि अनग्रुप डेटा, जिसका मीनिंग आपको पता चल गया कि किस तरीके से डेटा को अनग्रुप डेटा कहा जाता है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्यों कहा जाता है, बताया था ना कि मैं इंडिविजुअली ऑब्जर्व कर रहा हूं। और इसको डिस्क्रीट डेटा भी नाम दिया जाता है, जिससे कि कल को अगर ये वर्ड कहीं आए तो आपको समझ में आए कि कैसे डेटा की बात हो रही है। देखिए कैसे डेटा के नाम पे मैं एग्जाम्पल भी लिख देता हूं और x की वैल्यू लिखता हूं। जस्ट सपोज कर लो 2, 2, 4, 7, 7, 7, 9, 11, 4, 7, 9, 9, 4, 4, 4, 11, इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, n = 16। सपोज कर लो कि कोई टेस्ट था 20 मार्क्स का, उसमें से 16 बच्चों के मैंने मार्क्स ऑब्जर्व करे, तो एक ने, पहले वाले ने बताया 2, दूसरे वाले ने इसकी नकल करी थी, उसने ही बताया 2, फिर किसी ने 4 बताया, किसी ने 7 बताया, फिर 7, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 4, फिर 7, फिर 9, सब बच्चों ने अपने अपने मार्क्स मुझे बताए। यहाँ पे एग्रीड इस बात से? तो मैंने हर बच्चे को इंडिविजुअली मार्क्स पूछे। तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। अनग्रुप डेटा भी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हो, ग्रुप को नहीं। लेकिन अगर मान लिया मैं कहता हूं, अब बात करते हैं ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा में भी 2 कैटेगरी है बेटा। एक कैटेगरी है आपकी डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। थोड़ा सा माइंड करें कि यहां पे डिस्क्रीट डेटा बोला है और इसको मैंने क्या लिखा है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। फर्क देखो जरा, एक जगह डिस्क्रीट डेटा बोला है और एक जगह क्या बोला है, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। तो ये दोनों बातें कैसी हैं बेटा, अलग है, ठीक है। तो अब डिस्क्रीट ग्रुप डेटा देखो, अगर आप कहो तो मैं इसी वाले डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, तो इसका मतलब डेटा कोई अलग नहीं हो जाता, उसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होता है। और यहां पे आपका 2, 4, 7, 9 और 11, तो आप नोटिस करो 2 कितनी बार है, सिर्फ 2 ही बार है बेटा, फ्रीक्वेंसी 2। 4 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है बेटा 4। 7 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, ये लो भाई 4 बार 7 रिपीट हुआ है। 9 कितनी बार है, आई थिंक 1, 2, 3 बार हुआ है बेटा। 11 कितनी बार है, 2 बार हुआ है बेटा। अब यहां पे आप नोटिस करो कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हो तो जरा कितना आता है, 2 और 5 7 और 4 11 और 3 14 और 2 16।
तो यहाँ पे सभी बच्चे इस बात को समझेंगे। बेसिक बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात आप सबको पता है, मैंने कहा ना 10th से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ये नाम जो है क्लैरिटी से आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। अब उसके बाद आगे चलते हैं और अगली कैटेगरी डिस्कस करते हैं आपके साथ, और वो है अगली कैटेगरी बेटा कौन सी? कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा। अब कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा का मतलब समझ लो, क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा का मतलब समझ लो आप, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। अब देखिए यहां पे भी कई सारी कैटेगरी हैं और मैं ये सारी कैटेगरी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहला टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डेटा यानी कि क्लास इंटरवल वाला डेटा कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसा होता है? और देख लीजिएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लो, 2, 5, 3, ये लो, अपनी मर्जी से लिख दी। और इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्यों बोलते हैं? इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे आपका हर क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होता है वो क्या होता है बेटा? एक्सक्लूड। जो अपर लिमिट होता है वो क्या होता है बेटा? एक्सक्लूड। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं, अपर लिमिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ठीक है ना, 0 से 10 में 0 से 9 तक ही लेते हैं, 10 अगले क्लास इंटरवल में कवर होता है। 10 से 20 में 10 से 19 तक लेते हैं, 20 अगले क्लास इंटरवल में कवर होता है, ध्यान रखना। आइए अगला लेते हैं, अगला आता है बेटा इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है वो आपका 0 से 9, 10 से 19 और 20 to 29, और ऐसी अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी। अब यहां पे इसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज, वैसे ही बोल देता हूं, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। आप चाहे तो लिख लीजिएगा, अपर लिमिट इज इंक्लूडेड। तुमने कहा इसके अलावा? हाँ बेटा, इसके अलावा नाम से ही समझ में आएगा अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो अनइक्वल क्लास इंटरवल देख लो, 0 to 15, 15 to 40, 40 to 75। ऐसे ही अपनी मर्जी से फ्रीक्वेंसी लिख दी। और अनइक्वल क्यों है? कहीं पे गैप, क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप 15 का, कहीं पे 25 का, कहीं पे 35 का। तो क्योंकि गैप अलग अलग हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको बेटा जी आपका क्या बोलेंगे? अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। साथ के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान से सुनो, ओपन एंड क्लास इंटरवल। अब तुमने कही ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या है? तो बेटा ओपन एंड क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो देख लो, बिलो 100, 100 to 110, 110 to 120, 120 to 130 और 130 एंड अबव। फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं ऐसे ही,
और इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल्स, क्योंकि जो इसके एंड है, ये एंड ही तो है, ये वाला और ये वाला, ये एंड है बेटा इसके, और ये एंड कैसे हैं, ओपन है। ये एंड कैसे हैं, ओपन है, बिलो 100। अब 100 से कितना नीचे जाना है मुझे नहीं पता, 130 एंड अबव, 130 से अबव कितना जाना है मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए इन्हें ओपन एंड बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पहले के तीनों टाइप्स आपको बताए हैं, इसमें आप देख सकते हैं एंड्स कैसे हैं, क्लोज्ड है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, क्लोज्ड एंडेड क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है, क्लोज्ड एंडेड क्लास इंटरवल। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अब आप इसे अच्छे तरीके से कॉपी करके, पॉज करके, मतलब कॉपी कर लें। मैं इसे रब करने वाला हूं, तो आप पॉज करके कॉपी कर लो। हाँ जी, तो मैंने रब कर दिया। और अब मैं आपको बता दूं कि अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं आपसे मेथड्स। तो सबसे पहले आप सबको पता है, हम यहां पे चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और जिसके अंदर सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज को मेजर करने के 3 मेथड है। एक तो है मीन, एक है बेटा आपका क्या, मीडियन, और इसके अलावा एक है आपका क्या, मोड। ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो मीन, जिसको हमने क्या बोला था पिछली क्लास में, मैथमेटिकल एवरेज। क्या बोला था, मैथमेटिकल एवरेज। इसके भी 3 पार्ट्स बताए थे। एक बताया था अर्थमेटिक मीन, एक बताया था ज्योमेट्रिक मीन, और एक बताया था हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये बताया था मैथमेटिकल एवरेज, ये बताया था पोजिशनल एवरेज। तो हम आज की क्लास में सबसे पहले मैथमेटिकल एवरेज पढ़ेंगे, और यहां पे लिख रहा हूं स्टडी ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस। और स्टडी ऑफ मैथमेटिकल एवरेजेस के नाम पे आप सबको पता है कि सबसे पहले यानी कि मीन पढ़ाना है मुझे, और मीन में भी सबसे पहला कौन सा पढ़ाना है, अरिथमेटिक मीन। कौन सा पढ़ाना है, अरिथमेटिक मीन। ठीक है बेटा। अब अरिथमेटिक मीन पढ़ाना है, तो जरा देखो फटाफट से। अरिथमेटिक मीन के लिए जो आपका कुछ पॉइंट्स में लिखवाना चाहूंगा, और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूं। तो देखो अरिथमेटिक मीन के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, और सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर। क्या बोला, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर। इसको ऑर्डिनरी मेजर भी कहा जाता है। आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था, जिसने पिछली क्लास में नहीं सुना वो अब सुन लिया। ऑर्डिनरी का मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल होता है बेटा। ये नहीं देखते कि डेटा फ्रैक्शन में है, डेटा परसेंटेज में है, डेटा किलोग्राम में है, डेटा लीटर के अंदर है, डेटा रेशो के अंदर है। बस अगर आपको एवरेज निकालना है तो अरिथमेटिक मीन लगा दिया जाता है। तो क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस नहीं चाहिए, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एक ऐसा पर्सन भी जिसको सिर्फ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस आता हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एमकॉम एमफिल नहीं करा हुआ उसने, बस उसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस आता है, तो अगर उससे भी एवरेज आप पूछोगे तो वो भी एवरेज कुछ और नहीं बल्कि कौन सा लगाएगा, अरिथमेटिक मीन लगाएगा। जबकि उसे एवरेज या मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऐसी कोई बातें उसने नहीं पढ़ी हुई। लेकिन अगर उससे एवरेज करने के लिए कहोगे कि भाई ये खर्चा हुआ था 4 लोगों में बांटना है, तो वो भी यही करेगा, खर्चे का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बेस्ट मेजर। क्या बोला मैंने? बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज। बेटा ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन बेस्ट मेजर ऑफ एवरेज है, ठीक है। बेसिक सी बातें हैं, पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आइए जरा देखिए, एक पॉइंट और लिखते हैं और उसके बाद इसके आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये भी इसकी एक खासियत है कि बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस होगा। अगर 2 वैल्यू दे रखी होंगी तो 2, अगर 4 वैल्यू दे रखी होंगी तो 4, और अगर 4000 वैल्यू दे रखी होंगी तो 4000 की 4000 वैल्यू लेगा, एक भी वैल्यू को स्किप नहीं करेगा। तो क्योंकि ये सभी वैल्यू को कंसीडर करता है एवरेज निकालते वक्त, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब आगे चलते हैं। अब यहां पे ये तो मैंने पॉइंट आपको बता दिए। अब इसके बाद मैं यहां पे शुरू करता हूं बेटा इसकी डेफिनेशन। क्या शुरू करता हूं? डेफिनेशन, ठीक है। तो आइए डेफिनेशन डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है आपके अर्थमेटिक मीन की। और बेटा ध्यान रखना, स्कूल लेवल में सीधा फॉर्मूला लिखवाया जाता था और आपका क्वेश्चन शुरू, लेकिन बेटा यहाँ पे पेपर ही इस तरीके का है। पहले मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर उससे फॉर्मूला डेवलप करूंगा, जो कि बेसिक सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैबिट जरूर डालनी है, क्योंकि आपके पेपर में थ्योरी का पोर्शन भी अच्छा खासा है। और देखो, डेफिनेशन के लिए मैं बोल सकता हूं कि अर्थमेटिक मीन, जिसको एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ, अब आपको बताना चाहूंगा, पहले ही सुन लो, आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी वर्ड टोटल, कभी भी वर्ड एग्रीगेट या कभी भी वर्ड सम आए, तो एक ही चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। और क्या बोलते हो इसको बेटा? आई थिंक सबको याद होना चाहिए। क्या बोलते हो इसको? सिग्मा। क्या बोलते हो? सिग्मा, ठीक है ना। और जिसका मतलब क्या होता है? एग्रीगेट या फिर टोटल या फिर सम। एक छोटी सी जानकारी यहां पे डिस्कस करूं। मैं मानता हूं इस वाले साइन को आप सिग्मा बोलते आए हो और आज से नहीं 11th क्लास से बोलते आए हो। मुझे आज तक ध्यान है ये एक साइन याद दिला देता हूं, किससे रिप्रेजेंट होता था? स्टैंडर्ड डेविएशन। किसको रिप्रेजेंट करता था? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट करते थे हम इस वाले साइन से। लेकिन बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूल लेवल तक तो मुझे नहीं पता था कि इस साइन को क्या प्रोनाउंस करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनो, आप सब जानते हो ये एक्स बार है। क्या है ये? एक्स बार। किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्थमेटिक मीन को। ये सिग्मा का साइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका सम को रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट तो स्टैंडर्ड डेविएशन को करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इस साइन को प्रोनाउंस क्या करते हैं? है कोई क्वेश्चन आपके पास? मतलब है जवाब आपके पास? आपको जवाब आपका अपना खुद मालूम होगा, लेकिन अपना सच इंसान अपने आप खुद जानता है। और बस ध्यान रखना, इस लेवल में अब अपने आप से झूठ बोलने की आदत खत्म करो, ठीक है ना। शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं 11th 12th क्लास में मुझे नहीं पता, टीचर ने भी नहीं बताया मुझे, तो सही बता रहा हूं, टीचर ने भी नहीं बताया। अब जबकि काफी क्वालिफाइड टीचर थे, लेकिन मैं सही बताऊं तो मुझे पक्का पता है, जहां तक शायद मुझे लगता है टीचर्स को भी नहीं पता था। क्योंकि अगर टीचर्स को पता होता तो मैं मान ही नहीं सकता कि पूरे 1 साल में एक भी बार इस साइन का प्रोनाउंसिएशन टीचर ना यूज करता। हर बार वो इसको सिर्फ किससे प्रोनाउंस करता था? स्टैंडर्ड डेविएशन से।
इस साइन को प्रोनाउंस कभी करता ही नहीं था। तो अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साइन का भी प्रोनाउंसिएशन कुछ और नहीं बल्कि पता है क्या है, सिग्मा। तुमने कहा ये क्या बात कर रहे हो, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये कुछ ऐसे ही पॉसिबल है कि ये ए है और ये क्या है बताओ। सर ए कैसे पॉसिबल है, ये भी ए मान रहे हो तो इस वाले को भी ए कैसे मान रहे हो? सर ये कैपिटल का ए है, ये स्मॉल का ए है। तो बच्चे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इन ग्रीक अल्फाबेट इस साइन को भी सिग्मा कहते हैं, ऐसे अकेला ये वाला साइन, और इस साइन को भी सिग्मा कहते हैं। ये कैपिटल का सिग्मा है और ये स्मॉल का सिग्मा, ठीक है। तो ध्यान रखना, छोटी सी बात थी, माइंड में आई, डिस्कस करनी जरूरी समझी आपके साथ। और आपको बताना चाहूंगा, जब इस कोर्स से पहले सीपीटी का कोर्स था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो आपका क्वेश्चन था जो पहला क्वेश्चन आया था। और आपको बता दूं, जब पहली बार एमसीक्यू हुआ था सीएमए पेपर मैथ्स स्टैट्स का, 2006 की बात कर रहा हूं, 99% बच्चे गलत जवाब दे के आए थे, क्योंकि सब इसको क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन इस साइन का प्रोनाउंसिएशन क्या था, सिग्मा। तो अब जरा देखो, अगर कभी भी वर्ड सम या कभी भी वर्ड टोटल या कभी भी वर्ड एग्रीगेट आएगा तो ये वाला साइन आपके माइंड में आएगा। मैं डेफिनेशन लिख रहा था, अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैं चाहूंगा ब्रैकेट में लिख लो वेरिएबल। तो अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो अब जरा देखिए, यहां पे ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसके सारे केसेस में आपको यहां पे डिस्कस करता हूं। यहां पे स्पेस छोड़ देता हूं क्योंकि नीचे लिखने का कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। और देखिए जरा अर्थमेटिक मीन के सारे केसेस डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो, कहीं ना कहीं जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेटा बता दिया, तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूलाज को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, डेटा को दो कैटेगरी में बांट रहा हूं, यानी कि फॉर्मूलाज बनाने के लिए, कि भाई एक तो हो गया अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला और एक हो गया आपका ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला, ठीक है बेटा। हालांकि आइए जरा देखिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें भी कई सारे केसेस हैं। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये देख लीजिएगा, x बार, यहीं से समझ में आता है। और अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ, तो मैं बात को यहां पे भी मेंशन कर सकता था, लेकिन मैं सीधा वहीं पे कर रहा हूं कि जब भी वर्ड सम आएगा या टोटल या एग्रीगेट आएगा तो एक ही साइन के बारे में सोचा जाएगा। क्या बोलते हैं इस साइन को, सिग्मा। तो अब उसने बोला अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी वर्ड ऑब्जर्वेशन या कभी भी वर्ड वेरिएबल आए तो आपको एक ही चीज के बारे में सोचना है। किसके बारे में, एक्स वैल्यूज के। किसके बारे में सोचना है बेटा, एक्स वैल्यूज के बारे में, ठीक है। अरे ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, जो डेटा आप ऑब्जर्व करते हो। जैसे मैंने बच्चों के मार्क्स ऑब्जर्व नहीं करे थे कि किसी के 2 आए हैं, किसी के 2 आए हैं, किसी के 4, किसी के 7, किसी के 11। और क्योंकि सभी के मार्क्स सेम नहीं आए बल्कि अलग अलग आए हैं, वेरी कर रहे हैं मार्क्स, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन वेरी करती है, किसी की ज्यादा किसी की कम, तो इसीलिए कई बार उसको दूसरा नाम क्या दे देते हैं, वेरिएबल। इनको ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल को रिप्रेजेंट आप एक्स, वाई, पी, क्यू किसी से भी करो, लेकिन इन जनरल ऑथर्स और बुक्स में आपका एक्स से रिप्रेजेंट होता है, तो मैंने भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ज्यादा कोई साइंटिस्ट बनने की कोशिश नहीं करी। तो अब जरा देखो, जैसे ही वर्ड सम आया तो ये वाला साइन हमारे माइंड में आया,
जैसी वर्ड ऑब्जर्वेशन आया तो समझ में आ गया कि यहां पे सिग्मा तो होगा, किसी और का नहीं बल्कि एक्स वैल्यू का होगा। और आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो आपका मैंने यहां पे कर दिया। अब आगे चलते हैं और ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। और आपको पता है अनग्रुप और ग्रुप में एक ही फर्क होता है। किसका फर्क होता है, फ्रीक्वेंसी का। तो फॉर्मूले में भी फर्क देख लो, किसका आया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे चलते हैं और जरा देखिए, इसको डायरेक्ट मेथड क्यों बोल रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल बेटा, आपको बताना चाहूंगा कि हर चीज के पीछे क्यों लगाने की आदत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बिना क्यों के अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिर वो प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो। बिना क्यों के आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। तो अब जरा देखो आगे चलते। तुमने कहा सर डायरेक्ट मेथड क्यों, बताया तो है नहीं। हाँ बता रहा हूं बेटा। और देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि आपने जो एक्स वैल्यूज है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस की सभी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करे। जैसे कई बार हम कर नहीं देते कि x की सभी वैल्यू में 10 प्लस कर देते हैं या 100 प्लस कर देते हैं या 100 माइनस कर देते हैं, माइनस ज़्यादा करते हैं, वैल्यूज को छोटा बनाने के लिए करते हैं हम ऐसा, या सभी वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा भी हम वैल्यूज को कन्वीनियंट बनाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने के लिए हम करते हैं। तो क्योंकि जहां पे वैल्यू में चेंज करते हैं उनके लिए अलग फॉर्मूला बन जाता है, अभी आपके सामने लिखने वाला हूं। लेकिन क्योंकि अगर आप कभी आपके सामने डेटा ऐसा आए कि आप वैल्यूज में कोई चेंज ना करें, आप वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस को कैसा ले रहे हैं, डायरेक्ट, तो इसीलिए इस वाले केस का भी नाम क्या रखा गया, डायरेक्ट। एक्स में कोई चेंजेस नहीं करेगा इसके अंदर। आइए अगला देखो। लेकिन अगर अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड, इसे शॉर्टकट क्यों बोलते हैं सर, देख लो आपके सामने। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में एन। अब यहां पे आपका क्यों बोलते हैं सर इसे शॉर्टकट, इस dx की वजह से। dx का ये मतलब होता है, और dx का मतलब होता है आपका डेविएशंस। क्या मतलब होता है, डेविएशंस, ठीक है ना। मैं अपनी बात करता हूं, स्कूल लेवल में हम इसे बस dx बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन अगेन मैंने कहा वहां पे अलग तरीका है, क्वेश्चन हमसे भी होते थे, मार्क्स हमारे भी आते थे, लेकिन हम चीजों का रीजन पूछने की जरूरत नहीं समझते थे। बस क्वेश्चन हो गया, पीछे से आंसर मैच हो गया, एनसीईआरटी हुई, कोई और वो कोई, खत्म बात। तो अब जरा सुनो, लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारे चॉइस नहीं है, ये तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही पेपर का रिक्वायरमेंट है। और सुनो, डेविएशन का मीनिंग अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो भाई, रिड्यूस ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अगर तुमसे कोई डेविएशन का मीनिंग पूछे तो आप ऐसे जवाब दोगे, रिड्यूस ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय अ कांस्टेंट। बस इतनी सी लाइन है, बस ये है डेविएशन का मतलब। जब x की सभी वैल्यू को एक कॉमन नंबर से माइनस किया जाएगा, जब x की सभी वैल्यू को एक कॉमन नंबर से माइनस किया जाएगा, तो इसी को दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि क्या, डेविएशन कहा जाएगा, ठीक है। तुमने कहा सिर्फ माइनस ना, हाँ बेटा, सिर्फ माइनस करने को ही डेविएशन कहते हैं, प्लस करने को डेविएशन नहीं कहते, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहां पे देख लो कुछ और नहीं लिखा, रिड्यूस ऑल द ऑब्जर्वेशन, रिड्यूस का मतलब माइनस करना, बाय अ कांस्टेंट। और क्यों करते हैं बेटा, सो दैट कंप्यूटेशन बिकम इजियर। अगर तुमसे कोई ये भी पूछ ले क्यों करते हैं भाई डेविएशन, बताओ जरा, पढ़ के आए हो ना,
तो आप जवाब दे देना, बस इसलिए करते हैं जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान। बेसिक सी बात थी। अगर कोई पूछ ले फिर आप जवाब ना दे पाओ तो वो भी क्या कहेगा कि अबे भाई तेरे को इतना भी नहीं आता। तो यही मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। ठीक है बेटा, आइए जरा देखिए आगे चलते हैं। इसके अलावा तीसरा केस बना दिया गया है स्टेप डेविएशन मेथड। सर इसमें नया क्या है? तो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला में लिख ही रहा हूं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा dx डैश अपॉन में n मल्टीप्लाई बाय आई। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा dx डैश अपॉन में n और मल्टीप्लाई बाय आई। अब यहां पे क्या नया दिख रहा है? आपको साफ साफ दिख रहा है कि dx नहीं है, dx डैश है, तो कुछ नया होगा। हाँ बेटा, x माइनस ए अपॉन में आई होगा, और आई का मतलब कुछ और नहीं बल्कि कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है ना, आई का मतलब कुछ और नहीं बल्कि कॉमन डिवाइजर होगा। और इसका मतलब है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड ऑल द वैल्यूज बाय अ कांस्टेंट। ध्यान रखना, मैंने बोला डिवाइड ऑल द वैल्यूज बाय अ कांस्टेंट। बेटा तभी लग सकता है स्टेप डेविएशन मेथड जब सारी वैल्यू किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हो। अगर वो कॉमन नंबर से डिविजिबल ही नहीं होंगी तो फिर बात कैलकुलेट, फिर आपकी बात पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो, डिवाइड ऑल द वैल्यूज बाय अ कांस्टेंट, so that computation become easier, तो ये तीनों केसेस मैंने लिख दिए। और इसके बाद मैं एक छोटी सी लाइन यहां पे जरूर लिखना चाहता हूं, और वो ये, आंसर फ्रॉम ऑल द 3 केसेस will always remain same. Answer from all the 3 cases will always remain same. ठीक है बेटा, तो अब जरा देखो, इससे आगे चलते हैं। और बेटा देखो, नॉर्मल सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप देखो जब आपने x की सभी वैल्यू में से a माइनस किया तो फिर उसके बाद फॉर्मूले में प्लस भी तो कर दिया। आपने जब सभी वैल्यूज को i से डिवाइड किया तो फिर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई भी तो कर दिया। तो ध्यान रखना, जिस चीज को पहले इफेक्ट लाया था उसका रिवर्स इफेक्ट भी हमने फॉर्मूले में डाला है, तो आंसर तीनों से सेम आता है। सर फिर 3 मेथड क्यों बनाए गए? सर जस्ट टू मेक द कैलकुलेशन, जस्ट टू मेक द कंप्यूटेशन ईजियर। कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन को इजी करने के अलावा 3 केसेस बनाने के पीछे और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां पे पॉज करके कॉपी करिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को। हाँ जी बेटा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये रब कर दिया है। अब आगे देखिए, और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम पे सबसे पहले तो पहला पॉइंट है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन
if all the observations are either increased या फिर decreased by a constant, मान लिया k लिख देता हूं. If all the observation are either increased or decreased by a constant k, then resulting arithmetic mean will also get increased. Then resulting arithmetic mean will also get increased by the same constant. और देखो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था आपके साथ ये बात कि भाई आपने x की सभी वैल्यू में अगर a माइनस किया तो फिर फॉर्मूले में a प्लस कर दिया, आपने वैल्यूज को सभी को i से डिवाइड किया तो वापस से फॉर्मूले में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना आपके साथ ये बात. तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे इसी बात को वेरीफाई करता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे इस बात का ये मतलब है कि अगर आपने x की सभी वैल्यू को k प्लस कर दिया, अगर आपने x की सभी वैल्यू में k प्लस कर दिया तो आपका जो न्यू अर्थमेटिक मीन होगा, आई रिपीट, जो न्यू अर्थमेटिक मीन होगा वो पहले वाले अर्थमेटिक मीन के अंदर k प्लस करने के बाद होगा. वेरीफाई करता हूं अभी. और अगर x की सभी वैल्यू में k माइनस कर दिया तो ऐसा करने से आपका जो न्यू अर्थमेटिक मीन होगा वो आपका x बार माइनस k होगा. आपने कहा पक्का. मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू ले लेता हूँ और मुझे लगा कि यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है. देखते हैं. नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा. और देखो, सबसे पहले x की वैल्यू मैंने ली और x की वैल्यू ले ली मैंने 2, 4, 6, 8. ठीक है ना. तो अब इन सब का अर्थमेटिक मीन अगर पूछा जाएगा तो इसका अर्थमेटिक मीन बेटा जी आपका 6 और 6 12 और 8 20, 8 और 4 5 आएगा बेटा. कितना आएगा बच्चे? 5. करके देख लेना. अब आपने क्या करा, x की सभी वैल्यू में 3 प्लस कर दिया. ठीक है. तो ऐसा करने से आपका 2 और 3 कितना आ गया? 5. मैं नाम भी चेंज कर देता हूँ, u रख देता हूँ. तो 2 और 3 5, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 8 और 3 11. मुझे चेक भी नहीं करना बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि इस नए डेटा u का अर्थमेटिक मीन कुछ और नहीं बल्कि कितना आएगा? 8. आपको मन कर रहा हो तो वेरीफाई कर लो. 11 प्लस 9 20 प्लस 7 27 और प्लस 5 32. ठीक है. और 32 को आप 1 2 3 और 4 से डिवाइड करोगे तो सबको पता है फाइनल आंसर क्या आएगा? 8. सपोज कर लो x की सभी वैल्यू में से मैंने 1 माइनस कर दिया और v नाम रख दिया. तो अब जरा देखिए, सब में से x की वैल्यू में से माइनस कराए ना, 1 3 5 7. तो जब आप यहाँ पे v बार निकाला जाएगा, मुझे चेक ही नहीं करना, मुझे पहले से ही पता है आंसर 4 आएगा. आपका मन करे तो बिल्कुल वेरीफाई करो. 7 और 5 12 और 3 15 1 16 और 16 को फिर दोबारा 1 2 3 और 4 नंबर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपको पता है. आई होप समझ में आ गई बात. तो मैं यही कह रहा था यहाँ पे कि जो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि देख लो, अगर आप वैल्यूज में चेंज कर रहे हो तो अर्थमेटिक मीन भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है. तो ऐसे ही यहाँ पे आप वैल्यू में पहले तो चेंज कर रहे हो लेकिन फिर बाद में प्लस कर दे रहे हो. तो उससे क्या हो रहा है कि जो माइनस की थी वैल्यूज थी उसका इफेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया. ऐसे ही पहले आप वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हो,
फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जब अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो तो वो माइनस और डिवीजन का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, और ओरिजिनल x का ही अर्थमेटिक मीन आया है। तो इसीलिए मैंने बोल दिया था कि आंसर फ्रॉम ऑल द 3 केसेस विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब आगे देखो, अगला पॉइंट डिस्कस करता हूं। अगला पॉइंट है इफ ऑल द observation, if all the observations are either multiplied or divide by a constant k, then resulting arithmetic mean will also get multiplied or divide by सेम कांस्टेंट। तो बेटा यहां पे आप जरा देख सकते हैं, इस बात को मैं जस्टिफाई कर देता हूं। x की वैल्यू फिर दोबारा ले लेता हूं, 2, 4, 6 और 8। x बार आप सबको पता है कितना आएगा बेटा, 5। अब x की सभी वैल्यू को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और p नाम रख दिया। तो जब मैं सभी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देख लो, 6, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 3 18, 8 इंटू 3 24। तो जब इनका अर्थमेटिक मीन आएगा, मुझे नहीं चेक करना, मुझे पता है कि आंसर कुछ और नहीं बल्कि 15 आएगा। सिंस ऑल द वैल्यूज आर मल्टीप्लाई बाय 3, देन रिजल्टिंग अर्थमेटिक मीन विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय 3। आपका मन करे तो देख लो, 18 और 20 30, 24 और 6 30, 30 और 30 60 हो गया, 60 को 4 से डिवाइड करोगे 15। आगे देखो, आपने सभी वैल्यू को 2 से रिड्यूस करा, ठीक है। तो यहां पे देख लो, 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब क्यू बार आएगा, तो क्योंकि since we have divided all the values by 2, then the resulting arithmetic mean will also get divided by 2, and you can verify this. 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, and 10 divided by 4, it's quite obvious it will comes out to be 2.5. I hope आपको मैंने दोनों पॉइंट क्या कर दिए, जस्टिफाई कर दिए। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करता हूं इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे। फटाफट से आप इसे पॉज करके कॉपी कर लें, फिर मैं रब करता हूं। देखो बेटा, अब इसी पॉइंट पे बेस्ड कुछ और बातें भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। एग्जाम्पल ही बता रहा हूं। इफ arithmetic mean, if arithmetic mean of marks in accounts of all the student in a class is 60, कि यानी कि किसी क्लास के अंदर, अकाउंट्स के अंदर एवरेज अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स इन अकाउंट्स, यानी कि एवरेज ऑफ मार्क्स इन अकाउंट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60। और बाद में ये कहेंगे लेटर ऑन it was discovered
one question was wrong, having 5 marks. Having 5 marks यानी कि बाद में पता चला कि एक क्वेश्चन कैसा था, गलत था, जिसके कितने मार्क्स थे, 5. If all the students get benefited, अगर सभी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट दिया जाए, भाई गलत है सबको मार्क्स दो, कहता है व्हाट विल बी द न्यू अर्थमेटिक मीन. तो अब आपका नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा? देखो, एवरेज मार्क्स 60 थे, तो किसी बच्चे के ज़्यादा होंगे, किसी बच्चे के कम होंगे, लेकिन जब एक क्वेश्चन गलत मिला तो सभी बच्चों के 5-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे. तो अगर सभी बच्चों के 5-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सारी मार्क्स को कितने से इंक्रीज किया है, सभी बच्चों के मार्क्स को 5 से, तो अर्थमेटिक मीन भी किससे इंक्रीज हो जाएगा, 5 से. सो द न्यू अर्थमेटिक मीन विल बी 65, 60 + 5. आई होप समझ में आ गई. तो देख लो, छोटी सी बात है, थोड़ा सा मुझे लगा लिखना चाहिए, अभी पहला एग्जाम्पल करवा रहा हूं. और देखो, इसके अलावा इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे. इफ y = 2x + 5, देन if y = 2x + 5 and arithmetic mean of x, यानी कि x bar is 15, find y bar. दोबारा सुन लो, y और x का एक ऐसा रिलेशनशिप है और आपको बताया गया है कि x बार 15 है. तो अगर x बार 15 है तो बताओ y बार क्या होगा, ये पूछा जा रहा है. अब आप नोटिस करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. बेटा सिंपल सी बात है, एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं. आप x की सभी वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, डबल. और डबल होने के बाद फिर सभी वैल्यूज में 5 प्लस करोगे तो अर्थमेटिक मीन भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 5 से. तो सिंपल सा तरीका है, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा इक्वेशन आए, कुछ नहीं करना, जहां पे x है वहां पे x बार अप्लाई करके आए. और ऐसा करने से जो y बार आएगा, दोस्तों ऐसा करने से जो y आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि y बार होगा. तो क्योंकि x बार आपका किसके बराबर है, 15 के, तो यहां पे बस कुछ नहीं करना था. तुम्हें समझाने के लिए इतना टाइम लगाना पड़ गया कि आपका 15 × 2 30, 30 + 5 कितना हो गया, 35. तो सीधा आंसर टिक करके आएंगे और y बार कुछ और नहीं बल्कि कितना, 35 करके आएंगे. ठीक है बेटा. सो दिस इज द वे टू लाइक जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे जा सकते हैं इन 2 बातों पे बेस्ड. ठीक है ना, ये ध्यान रखना. प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क ही सिखाया है ना, तो यहां पे भी देख लो ना, x की सभी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 5 प्लस हो रहा है. आइए इससे आगे चलते हैं और आपके साथ कुछ और बातें डिस्कस करते हैं. और मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप लिखे, इसे पूरा पॉज करके कॉपी करें, फिर लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब डिस्कस करते हैं इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. अब प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन में पहली प्रॉपर्टी देखो, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन will always be equals to 0. Sum of deviation taken from arithmetic mean will always be equals to 0. तुमने कहा इसका मतलब क्या है? तो मतलब तो बेटा मुझे नहीं पूछना चाहिए,
बल्कि आपको बताना चाहिए और कुछ इस तरीके से बताना चाहिए कि सर जैसी वर्ड सम आया तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा की बात हो रही है। सर जैसे ही वर्ड डेविएशन आया समझ जाओ सर कि आपने बताया था कि x की सभी वैल्यू में से कुछ ना कुछ क्या हुआ है, माइनस। अब माइनस तो हुआ है, मैंने पूछा लेकिन क्या, तो बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा वेट कर लो और देखो क्या लिखा है, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि x की सभी वैल्यू में से माइनस हुआ है और कोई और नंबर नहीं बल्कि कौन सा, अर्थमेटिक मीन हुआ है। और ये आपका हमेशा इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। इट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है बेटा। तो अब जरा देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकली तो मैं 1 सेकंड में इसे बता दूंगा, न्यूमेरिकली मैं इस बात को 1 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपके साथ जस्टिफाई करना चाहता हूं और यार पहले देख लो न्यूमेरिकली कैसे बनेगी बात। एक्स वैल्यूज लेता हूं मैं 2 4 6, ठीक है ना, और 8 और ये लो साथ के साथ कितना हो गया, और 15। मैंने वैल्यूज ले ली, थोड़ी ज़्यादा बड़ा डेटा ले लिया, उम्मीद करूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने क्या करा कि इन सब का टोटल करा, तो इन सब का टोटल कितना आया, 35 आया, और आप सबको समझ में आ गया कि x बार 35 अपॉन में 5 नंबर है ना, 1 2 3 4 और 5, तो कितना आया बेटा, 7 आया। अब आप जरा नोटिस करो यहाँ पे, एक तरीके से x की सभी वैल्यू में से मैं क्या माइनस करूं, x बार। पहला काम तो यही है डेविएशन लेना, और डेविएशन भी किससे लेना, अर्थमेटिक मीन से। तो 2 - 7 मैं लिख के नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, -5 आया, 4 - 7 -3 आया, 6 - 7 -1 आया, 8 - 7 प्लस का 1 आया, 15 - 7 प्लस का 8 आया। और अब इन डेविएटेड वैल्यूज, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड को, इन सभी डेविएटेड वैल्यूज, इन्हें डेविएटेड वैल्यूज बोलते हैं, इन सभी डेविएटेड वैल्यूज का टोटल दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कितना, कुछ और नहीं बल्कि क्या, 0 आया। एग्रीड इस बात से? तो अभी भी कोई कंक्लूजन मत पहुंचो, मैं ऐसे एग्जाम्पल देके प्रूव करना नहीं चाहता था, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं अब आपको ये तो समझ में आ गया कि जो मैं प्रूव करने वाला हूं वो गलत नहीं, बिल्कुल सही है, हमेशा ही ऐसा होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि 2 4 6 8 15 के लिए ही है। अगर आप वैल्यू कुछ भी 19 11 37 38 कुछ भी उठा के रख लेना, आपका प्रॉपर्टी हमेशा प्रूव होगी। अगर x की सभी वैल्यू में से आप अर्थमेटिक मीन माइनस कर दोगे डेविएशन के लिए, और फिर उन माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आती है उनको क्या बोलते हैं, डेविएटेड वैल्यूज, उन सभी डेविएटेड वैल्यूज का टोटल करोगे तो कंफर्म्ड बात है कि आपका आएगा, और हमेशा कुछ और नहीं बल्कि क्या, 0। तो यही बात लाइन में भी लिखी हुई है, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। अब देखो x बार का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन में n होता है, पता है ना ये बात। तो n यहां पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो n इंटू एक्स बार हमेशा याद रखना कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, सिग्मा x। और बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आई मीन टू से रिक्वेस्ट है, कि आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे कि जब भी n इंटू एक्स बार होगा, जब भी n इंटू एक्स बार होगा, जो रिजल्ट होगा वो कुछ और नहीं बल्कि x वैल्यूज का सम, यानी कि ऑब्जर्वेशंस का सम होगा। दोबारा बता रहा हूं, जब भी आपका n इंटू एक्स बार होगा तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो सिग्मा x के बराबर, यानी कि ऑब्जर्वेशंस का सम होगा, वेरिएबल्स का सम होगा। तो तुमने कहा ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, ये आ गई तो ये भी सुन लो। अगर x की वैल्यू है 2 9 39
47, 81। जल्दी से सोचो इसका टोटल क्या आता है। आई थिंक आप सबको पता है कि टोटल करने के लिए पहले आप कैलकुलेटर ढूंढ रहे होंगे, फिर कैलकुलेटर ढूंढने के बाद इसका टोटल करोगे। मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ और आपका 2 प्लस में 9 प्लस में 39 प्लस में 47 प्लस में 81 और टोटल आया ये आपका 178। काफ़ी टाइम लग गया भाई, चेक कर लेता हूँ एक बार दोबारा। 2, 9, 39, 47, 81 और 178, ठीक है भाई। लेकिन दोस्तों आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अब y वैल्यूज का आप टोटल बताएंगे और y वैल्यूज देख लो मैं कितनी लिख रहा हूँ, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5। ऐसा नहीं है कि वीडियो अटक गई है, कभी सोचो। 5 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 5। अब बात आती है कि सर कितनी बार है ये। मान लिया मैं कहता हूं, मैंने लिख दिया, कितनी बार है भाई, 100 टाइम्स। कितनी बार है, 100 टाइम्स। यानी कि जो 5 5 5 लिखे हुए हैं, मैंने सारे नहीं लिखे लेकिन वैसे बता दिया कितनी बार है, 100 बार। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा रिक्वेस्ट है जरा फटाफट से सिग्मा वाई बताओ, कितना होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताएं। कौन कौन बच्चा बताएगा सिग्मा वाई कितना होगा। मुझे उम्मीद है कि वर्चुअली पढ़ा रहा हूँ इसलिए पता नहीं चल पा रहा कि किस किस को पता है, लेकिन आधे बच्चों ने बता दिया कि सर कितना, 500। तो कैसे निकाला आप लोगों ने, ऐसे ही निकाला होगा ना। 5 + 5 10 प्लस 5 और 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 + 5 35, ऐसे ही निकाला था नहीं ना। सब ने यहाँ पे क्या करा, 5 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। तो ये तुमने कहा सर क्यों सिखाया है आपने, तो ये इसलिए सिखाया है कि जब भी वेरिएबल का टोटल करना होता है, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, हमें क्या करके करना होता है, ऐड करके ही करना होता है। लेकिन जब भी कांस्टेंट का टोटल करना होता है, किसका टोटल, कांस्टेंट का, तो फिर हम यहाँ पे प्लस नहीं करते बल्कि सीधा कांस्टेंट को जितने भी बार कांस्टेंट रिपीट हुआ उतने नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 5 5 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 100 बार, तो आपने सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। अब तुमने कहा फाइनली बताओ क्यों बताया था ये। इसलिए बताया था बेटा कि आपका, तुम सबको पता है कि अगर ये सिग्मा का साइन अंदर जाएगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। तो जब ये सिग्मा x से मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा ही रहेगा, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल। तुमने कहा वेरिएबल कैसे है, x देख लो, इस एग्जांपल से बता देता हूँ। कभी 2 है, कभी 4 है, कभी 6 है, कभी 8 है, कभी 15 है, चेंज हो रहा है ना। लेकिन जब ये x बार से मल्टीप्लाई होगा तो x बार का टोटल निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, n से। तुमने कहा अब x बार कांस्टेंट कैसे हो गया, देख लो। जब तुमने सब में से x बार माइनस किया तो ये इसमें से भी 7 माइनस किया, इसमें से भी 7 माइनस किया, इसमें से भी 7, इसमें से, तो कहीं ना कहीं बार बार जो माइनस कर रहे हो वो क्या माइनस कर रहे थे आप, 7। तो क्योंकि सभी वैल्यू में से सेम माइनस कर रहे थे तो सेम चीज कोई तो क्या कहा जाता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे आपने अभी अभी सीखा कि कांस्टेंट का टोटल करने के लिए हम प्लस नहीं करते बल्कि n से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दिया। तुमने कहा चलो डन हो गई ये बात भी। साथ के साथ आप तुम सबको पता है कि आपका n इंटू एक्स बार हमेशा किसके बराबर क्या बताएगा, x का टोटल, यानी कि ये सिग्मा x ही होता है। तो इसका मतलब आई थिंक आपको दिख गया, 0 = 0, यानी कि LHS = RHS। तो आज और आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि अगर x की सभी वैल्यू में से एक कॉमन नंबर को माइनस किया जाएगा तो उसी कॉमन नंबर को दोस्तों कुछ और नहीं, सॉरी, अगर x की सभी वैल्यू में से एक कॉमन नंबर माइनस किया जाएगा तो इस कॉमन नंबर को क्या बोलेंगे आप, सॉरी, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेविएशन। लेकिन साथ के साथ अगर आप x की सभी वैल्यू में से क्या करते हो, उसी का अर्थमेटिक मीन माइनस करते हो डेविएशन के लिए यूज, तो फिर माइनस करने के बाद, डेविएशंस लेने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको क्या बोलते हैं, डेविएटेड वैल्यूज।
तो डेविएटेड वैल्यूज़ का टोटल जो होगा वो दोस्तों कुछ और नहीं बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। और कैसे होगा, न्यूमेरिकली सिखा दिया, एल्जेब्रिकली प्रूव करके बता दिया, रीज़न समझा दिया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ बची जो मैंने आपको बताई ना हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। आप देखो जरा, सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब जरा देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी फर्स्ट रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ पे यूज्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आपका आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करके फिर ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन करवाऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको इसको देखने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर इस वाले पोर्शन में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो मुझे बताएं, और नहीं तो एक बार दोबारा से इसे वीडियो क्लास को देखें, इस वाले पोर्शन को, तो बहुत आसानी से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।